बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण, जिसका नाम भाषा सुधार है। अध्याय आपका पहला है जिसका नाम भाषा और व्याकरण है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाषा हम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, हम रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ बात बोलते हैं या कहते हैं या संकेत के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब सारी क्रियाएं भाषा कहलाती हैं। भाषा की परिभाषा है कि जिसके द्वारा या भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब आपका है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका बोलकर, इसको मौखिक भाषा भी कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जिसे लिखकर। तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब बच्चों पहला है आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं कि जब हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसके बाद आपका है दूसरा लिखकर यानी लिखित भाषा। तो जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। तो हम अपने विचार शरीर के किसी भी अंगों के द्वारा इशारों में या संकेत कर कर प्रकट करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों भाषा के प्रकार में एक बार आप फिर से जानिए। देखिए, भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब आपका आता है व्याकरण। तो अब हम जानेंगे कि व्याकरण हम किसे कहते हैं। व्याकरण हमें किसी भाषा के बोलने और लिखने का सही ढंग बतलाता है और इस तरह व्याकरण की भाषा की एक नियमावली भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कह सकते हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे बच्चों इसके बाद आपका दूसरा लेसन है जिसका नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप भी बुक निकाल लीजिए और रीडिंग लगाइए या उसको पढ़िए। देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों से बात को समझ लिया जाता है और इन ध्वनियों को लिखा भी जा सकता है। ये ध्वनियाँ निम्न होती हैं, जिसे वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाती हैं। अब जैसे आपका है रितेश। जैसे है आपका रितेश। अब रितेश देखने में तो ये केवल 3 अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ध्वनियाँ कितनी हैं? 6 ध्वनियाँ हैं। अब ये देखिए आपकी अलग हो रही हैं। रा प्लस बड़ी ई
प्लस ता प्लस ए प्लस शा प्लस आ। तो ये आपकी कितनी ध्वनियाँ हुई? 3, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल ध्वनियाँ जो है आपकी 6 है। तो इसी को वर्ण कहते हैं। अब जैसे आपका है दूसरा शब्द है गाना। तो इसमें देखिए 4 ध्वनियाँ हैं। देखने में तो ये केवल आपका 2 शब्द ही दो अक्षर लग रहा है, लेकिन इसमें ध्वनियाँ कितनी है? 4। गा प्लस बड़ा प्लस ना प्लस बड़ा आ। तो ये आपका हो गया 4। 1 2 3 4। इसमें जो है आपकी 4 ध्वनियाँ हैं। इसी को हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे आपका है, ये तो देखने में आपको केवल एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ हा है प्लस ये इसके साथ हलंत है और उसके बाद आपका ए। यहाँ ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ हो गया है। तो यहाँ कितनी ध्वनियाँ हुई आपकी? 2। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आपका आता है वर्णमाला। कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। तो वर्ण के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। वर्णों के 4 भेद होते हैं। पहला आपका है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोग्यवा, और चौथा आपका है संयुक्त व्यंजन। देखिए, वर्णों के 4 भेद होते हैं। पहला आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा अयोग्यवा है और चौथा आपका संयुक्त व्यंजन है। तो अब देखिए, स्वर के भी 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला है हार्श स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। और व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन।
देखिए वर्णों के 4 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा और चौथा आपका संयुक्त व्यंजन। अब इसमें जो है स्वर के भी 2 भेद होते हैं। पहला है हास्य स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। इसके बाद व्यंजन के जो है 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 है, छोटा आ से अ तक। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ। ये जो है 11 हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 होती है। अब स्वर के भेद जो थे आपके 2 थे। पहला था आपका हार्श स्वर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्श स्वर हम किसे कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम हार्श स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटा ऊ, छोटी ई और री, ये सब आपके हार्श स्वर होते हैं। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं। अब इसके बाद है आपका व्यंजन। दूसरा है आपका व्यंजन। तो वे वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, का से लेके हा तक। जैसे का, ख, ग, घ, ड़ा, मतलब इसी प्रकार से का से लेके हा तक ये सब 33 हैं। अब आपका आता है कि स्पर्श व्यंजन। तो इस पर स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। तो सब में 5-5 हैं। अब आपका है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल 4 है। या है या, र, ल, व, ये आपका है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कुल 4 है। जैसे छोटा सा, खट्टी सा, बड़ा सा और हा। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अब इसके बाद आपका तीसरा जो है अयोगवा। तो अयोगवा जो अंग और आह वर्ण जो होते हैं ये अयोगवा कहलाते हैं। इसके बाद आपका चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या जो है वो 4 है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। अब आपका है मात्राएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्राएं, देखिए जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलकर किसी विशेष चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है तो वह चिन्ह रूप मात्राएं कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जब कोई स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर किसी विशेष चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है तो वह चिन्ह रूप मात्राएं कहलाती हैं। जैसे राम, तो राम में 4 वर्ण हैं। जैसे रा,
प्लस बड़ा प्लस माँ प्लस आ। तो ये आपका हो गया, इसमें 4 वर्ग, तो ये आपका राम। अब आपका आता है अनुस्वार। अनुस्वार, तो अनुस्वार किसे कहते हैं? स्वरों के ऊपर लगने वाला बिंदु जो इस प्रकार से होता है, इस तरह से ये ऊपर लगता है, तो स्वरों के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अब जैसे आपका हो गया मंगल, मंगल, या हो गया बंदर, तो ये क्या है आपका, ये माँ के ऊपर जो अंग बिंदी लगी है ये हो गया मंगल, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अब है अनुनासिक। अब आपका है अगला अनुनासिक, तो स्वरों के ऊपर यानी अर्ध चंद्रमाकार बिंदु अनुनासिक बिंदु कहलाते हैं। ये देखिए अर्ध चंद्रमाकार यानी आधा जो चंद्रमा के आकार का होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे आपका हो गया आँख, आँख हो गया, मुंह हो गया, ऊंट हो गया, ये सब क्या है? अनुनासिक शब्द हैं। इसके बाद आपका आता है विसर्ग। इसके बाद आपका आ गया विसर्ग। स्वरों के बाद यानी पीछे लगने वाले 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। ये है विसर्ग का निशान। स्वरों के बाद यानी पीछे लगने वाले जो 2 बिंदु होते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, या प्रया हो गया, या अंतः हो गया, इस प्रकार से ये विसर्ग के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आपका आता है हलंत। ये हलंत किसे कहते हैं? तो स्वर यानी छोटा आ की जो ध्वनि प्रत्येक व्यंजन के साथ मिली होती है, इसी व्यंजन को स्वर के बिना नहीं लिखा जा सकता। यानी छोटा आ, ये छोटा आ जो है वो स्वर है, इसकी जो ध्वनि होती है प्रत्येक व्यंजन के साथ मिली हुई होती है और किसी व्यंजन को स्वर के बिना नहीं लिखा जाता। परंतु जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगता उन्हें हम हलंत कहते हैं। यानी सरल भाषा में या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगता उसे हम हलंत कहते हैं। ये हलंत की मात्रा होगी। अब जैसे हो गया आपका मिट्टी, लड्डू, तो इसमें ये हलंत डा पे लगा है, यहाँ टा पे लगा हुआ है, यही हलंत की मात्रा है।